हेलो दोस्तों, आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा करके दे दे, ठीक है। या तो क्वेश्चन दे दे विजेता के रूप में समुद्रगुप्त का मूल्यांकन कीजिए, या तो समुद्रगुप्त के विषयों का वर्णन करें, या तो फिर समुद्रगुप्त के उपलब्धियों का वर्णन करें, या तो फिर समुद्रगुप्त के विजयों सफलताओं का वर्णन करें, ठीक है। किसी भी तरीका से आपको दे दे क्वेश्चन समुद्रगुप्त से रिलेटेड, आंसर आपको यही लिखना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले देखेंगे समुद्रगुप्त का परिचय, फिर देखेंगे समुद्रगुप्त का उपलब्धियाँ, ठीक है। बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताएंगे, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। पहला है समुद्रगुप्त का परिचय। सबसे पहले देखेंगे समुद्रगुप्त कौन थे। तो सम्राट समुद्रगुप्त का जो जन्म था ना, वो 335 ईस्वी में प्राचीन भारत के शहर इंद्रप्रस्थ में हुआ था, ठीक है। सम्राट चंद्रगुप्त जो था, ये समुद्रगुप्त का जन्म 335 ईस्वी में प्राचीन भारत के शहर इंद्रप्रस्थ में हुआ था। उनके पिता का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, आप लोग नाम भी सुने होंगे। इनके पिता का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम तथा माता का नाम कुमार देवी था। एक मत के अनुसार, यानी कि एक मत के अनुसार अगर मैं बताऊं तो समुद्रगुप्त का पुराना नाम कच्चा था। जो समुद्रगुप्त था, इसका पुराना नाम क्या था? कच्चा था। परंतु अपने राज्य को समुद्र तक फैलाने के बाद, परंतु इनका एक चाहत था कि हम अपने राज्य को, अपने क्षेत्र को समुद्र तक फैलाएं, ठीक है। उसके बाद से इसका नाम समुद्रगुप्त पड़ने लगा, क्योंकि गुप्त वंश के थे और समुद्र तक फैलाना चाहते थे, इसलिए इसका नाम हो गया समुद्रगुप्त, ठीक है। आगे भी देखते हैं इसके बारे में। देखिए, यहाँ पे बताया गया कि समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। जब वह वृद्ध हो गए, यानी कि बूढ़े हो गए, तो उन्होंने गुप्त राज को अपने पुत्र समुद्रगुप्त को सौंप दिया और उसे सम्राट घोषित कर दिया गया। देखिए, जो समुद्रगुप्त थे, और तो फिर ये आपको जो समुद्रगुप्त दिख रहा है, चंद्रगुप्त दिख रहा है, सब कहाँ के शासक थे? तो ये गुप्त वंश के शासक थे। गुप्त वंश में ही अपने शासन राजपाट चलाते थे, ठीक है। तो सबसे पहले गुप्त वंश में समुद्रगुप्त चलाते थे, जो इनके पिता थे, सॉरी चंद्रगुप्त, ठीक है। तो जैसे ही चंद्रगुप्त का फिर वृद्ध हो जाते हैं, मतलब चलाने में असक्षम हो जाते हैं, उसके बाद फिर समुद्रगुप्त चलाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे आपको ये समझना जरूरी है कि ये लोग जो ये बात चल रहा है ना, वो गुप्त वंश का बात चल रहा है। गुप्त वंश में सबसे पहले शासक कौन आए थे? तो सबसे पहले आए थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनका बेटा कौन आया था? समुद्रगुप्त। और उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक है। समुद्रगुप्त कब आए थे? जब उनके पापा क्या हो गए? वृद्ध हो गए, यानी कि बूढ़े हो गए थे, तब सारा राजपाट चलाने के लिए इन्हीं को मिल गया था, ठीक है। अब इसका कुछ पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। समुद्रगुप्त के सिक्के में उन्हें लंबा और मजबूत पेशियाँ वाला दिखाया गया। देखिए, जब वहाँ जो सिक्का छपता था ना इसके शासन काल में, इसके राजपाट में, ठीक है, तो समुद्रगुप्त के सिक्के में जब इसका सिक्का छपता था तो उसमें ना इसको लंबा, चाहे लंबा हो या ना हो, लंबा और मजबूत पेशियाँ वाले, मजबूत शरीर वाला दिखाया जाता था इसको। नेक्स्ट, अभिलेख के अनुसार से ऐसा पता चला है कि उसने गरीब को, कमजोर और मध्यम वर्ग के लोगों को हर तरह से मदद की है। राजा होता है ऐसा क्या? नेक्स्ट, यहाँ तक कि उसने अमीर लोगों को भी उनका राज वापस दे दिया जो युद्ध में हार गए थे। और जो अमीर लोग युद्ध में अपना राज्य हार गए थे ना, युद्ध जब हुआ था उस टाइम अमीर लोग जो अपना राज्य को हार गए थे, वो राज्य को ये समुद्रगुप्त ने पुनः उसे वापस करके, उसे पर विजय हासिल करके, उसको जीत करके पुनः उन राजाओं को दे दिया कि ये लोग नाराज क्यों होंगे, ठीक है, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट, अपनी विजयों के लिए उन्हें भारत का नेपोलियन नाम दिया गया। देखिए, अब ये इतना विजय किए हैं, इनका इतना नाम फूला फला कि उनके विजयों के लिए उनका नाम भारत का नेपोलियन दे दिया गया, कि भारत का क्या है? नेपोलियन है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा दोस्तों इसका परिचय, और इसका मैंने छोटे छोटे 4 पॉइंट्स देख लिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे समुद्रगुप्त का मूल्यांकन, उपलब्धियाँ। समुद्रगुप्त कौन थे? तो ये गुप्त वंश के जो चंद्रगुप्त थे उसके बेटे थे, ठीक है। ये सब कहाँ का शासन चल रहा है? तो गुप्त वंश का। गुप्त वंश में पहले आए थे चंद्रगुप्त, उसके बेटे समुद्रगुप्त। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, समुद्रगुप्त के बारे में। देखिए दोस्तों, पहला इनका जो उपलब्धि हुआ सैन्य विजय, यानी कि इनका सैन्य पर विजय प्राप्त हुआ। सैन्य मतलब इनका सैनिक, ठीक है। तो जो समुद्रगुप्त ने सफल सैन्य अभियान के माध्यम से गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। देखिए,
कोई भी राजा सैनिक के माध्यम से ही आगे बढ़ता है, ठीक है। जब उसके पास सैनिक ही नहीं रहेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सेम समुद्रगुप्त भी जो सफल हो रहे थे, ठीक है, और गुप्त साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, गुप्त वंश जो था उसका छोटा से बड़ा कर रहे थे, बहुत मतलब अपने एरिया को बढ़ा रहे थे जीत जीत करके। तो वो जीत क्यों पाते थे? क्योंकि वो अपना सैनिक अभियान के माध्यम से, यानी सैनिक का विजय होता था उनका, वो अपने सैनिक के माध्यम से क्या करते थे, अपने क्षेत्रों को बढ़ाते थे। भारतीय उपमहाद्वीपों में कई राज्यों और क्षेत्रों पर उसने विजय प्राप्त किया सैनिक के माध्यम से, है ना। ये अपने सैनिक अभियान के माध्यम से, अगर मैं बात करूं तो भारत के उपमहाद्वीप में कई ऐसे राज्य और क्षेत्र हैं जिस पर विजय प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, प्रादेशिक विस्तार, और बहुत सारे प्रदेशों का भी विस्तार किए हैं, ठीक है। उनके शासन में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया, ठीक है। इनका ये कहना है कि जब समुद्रगुप्त का शासनकाल चल रहा था ना, तो उस समय ना जो गुप्त वंश था ना वो अपना चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था, मतलब अपने ऊंचाइयों पर पहुंच गया था वो, ठीक है। इसके पहले वो ऊंचाई पर नहीं पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही समुद्रगुप्त आए वैसे ही गुप्त वंश का क्या हो गया, विस्तार हो गया, ऊंचाइयों पर पहुंच गया। इसकी सीमाएं हिमालय से ढक्कन के पठार तक, यानी ऊपर से नीचे तक, हिमालय से ढक्कन के पठार तक और अरकानी तट से लेकर के वर्तमान गुजरात तक फैल गया पूरा, ठीक है। समझ गए, हिमालय से ढक्कन के पठार तक और अरकानी तट से लेकर के वर्तमान गुजरात तक फैल गया पूरा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, कला संस्कृति का संरक्षण। यानी जो समुद्रगुप्त है ना वो कलाओं को, जैसे मूर्ति बनाना, ठीक है, कोई चीज़ का रचना करना, और भी जो संस्कृति थी, रीति रिवाज था, उसका संरक्षण करते थे, बचाव करते थे, उसके बारे में क्या करते थे, उसके आगे बढ़ाते थे, ठीक है। ये नहीं कि इनको छोड़ देते थे संस्कृति और रीति रिवाज को, नहीं, उसको आगे बढ़ाते थे, संरक्षण करते थे उसका। नेक्स्ट है कि वह कला, साहित्य, शिक्षा के महान संरक्षक थे, मतलब वो कला को, साहित्य को और शिक्षा को इम्पोर्टेंट देते थे। उन्होंने विद्वानों को, कवियों को और बुद्धिजीवियों को अपने दरबार में आकर्षित किया। जो विद्वान लोग थे, जिसके पास ज़्यादा ज्ञानी था, जो ज़्यादा ज्ञानी थे, जो कवि थे, जो बुद्धिजीवी थे, यानी मतलब बुद्धिजीवी मतलब जिसके पास हमसे बड़े हों और उसके पास बहुत ज्ञान हो, ठीक है, बुद्धिजीवी हो, उस सभी को अपने दरबार में आकर्षित करते थे, बुलाते थे। क्यों? ताकि विद्वान रहेंगे तभी तो हमारा आगे कोई चीज़ का विकास हो पाएगा, कवि रहेंगे तभी तो कोई कविता वगैरह रचनाओं का विकास हो पाएगा, बुद्धिजीवी रहेंगे तभी तो हमारे ज्ञान का विकास होगा, कुछ ज्ञान देंगे। तो ये सब चीज़ों को इन्होंने इग्नोर नहीं किया, इनको अपना आकर्षित किया, अपने दरबार में बुलाएं, भारतीय सभ्यता के स्वर्ण युग को प्रोत्साहित किए और भारतीय सभ्यता को स्वर्ण युग प्रोत्साहित किए। आप लोग सुने होंगे कि गुप्त वंश को स्वर्ण युग क्यों कहा गया। स्वर्ण युग का मतलब हो गया उसको स्वर्ण की जैसा बनाना। तो स्वर्ण यहाँ पे समुद्रगुप्त इसलिए बना पाए क्योंकि जो समुद्रगुप्त है ना वो सबको वैल्यू देते थे, विद्वानों को, कवियों को, बुद्धिजीवियों को। तो इससे क्या हो गया, वो बहुत ज़्यादा विकास हुआ, इसलिए स्वर्ण युग कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट है चौथा, सांस्कृतिक प्रभाव। देखिए समुद्रगुप्त के शासनकाल में भारतीय सांस्कृतिक और विचारों के विकास में योगदान दिया। देखिए संस्कृति का भी प्रभाव पड़ा समुद्रगुप्त के शासनकाल में। जब समुद्रगुप्त अपना शासनकाल चला रहे थे उस टाइम भारतीय सांस्कृतिक और विचार का विकास हुआ, ठीक है। क्यों? क्योंकि समुद्रगुप्त ही एक ऐसा शासक थे जो संस्कृतियों को और विचारों को आगे बढ़ाते थे, ये नहीं कि इनको रोक देते थे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक में सुधार भी किए उन्होंने। गुप्त साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर शासन करने के लिए प्रभावी प्रशासनिक नीतियों और प्रणालियों को लागू किया। मतलब देखिए जो गुप्त वंश था वो बहुत ही बड़ा साम्राज्य था, बहुत ही बड़ा विशाल क्षेत्र पर फैला हुआ था और उसको चलाना बहुत ही मुश्किल था, ठीक है। तो उसको चलाने के लिए ना अनेक प्रकार की नीतियाँ और प्रणालियों को लागू किया गया, ठीक है, जिससे कुशल शासन और आर्थिक समृद्धि बढ़ावा मिले। जिससे क्या हो, कुशल शासन हो, मतलब अच्छे रूप से शासन हो सके, कोई दिक्कत ना आए, और आर्थिक समृद्धि हो सके, मतलब हमारा आर्थिक विकास हो सके। हम लोगों का ऐसा नहीं कि हम लोगों को पैसे के रूप में कमी पड़ जाए, आर्थिक मतलब पैसे के रूप में, तो आर्थिक समृद्धि भी बढ़ा, ठीक है। उन लोगों को में गरीबी देखने को नहीं मिला, आर्थिक में विकास हुआ। छठा है समुद्रगुप्त के सिक्के। समुद्रगुप्त के सिक्के उसके जीवन और कार्यों के बारे में जानकारी देते हैं। समुद्रगुप्त के सिक्के से ये पता चलता है कि उनका कार्य क्या था, ठीक है, उनका जीवन कैसा था, ऐसा कुछ पता चलता है। समुद्रगुप्त ने 6 अलग अलग प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए थे, आखिर इनका रुतबा था तभी तो।
नेक्स्ट 7वां भारतीय अभियान। उन्होंने 2 बार उत्तर की ओर अपने अभियान का नेतृत्व किया। इन्होंने 2 बार उत्तर की ओर अभियानों का नेतृत्व किया। पहले में समुद्रगुप्त ने 3 राज्यों को हराया। पहले अभियान में इन्होंने 3 राजाओं को हराया, ठीक है, 3 राजाओं को हराया, और दूसरे में उन्होंने 9 राजाओं को हरा दिया, ठीक है। समुद्रगुप्त ने ऊपर की जो गंगा घाटी के शासक पर हमला किया और उसे हराया, और फिर उत्तरी भारत में 9 राज्यों को हरा दिया, ठीक है। समुद्रगुप्त ने क्या किया, ऊपर गंगा घाटी के शासक पर क्या कर दिए, हमला कर दिए और उसे हरा दिए, और फिर से उन्होंने 9 राजाओं को हराया। पहले 3 राजाओं को, फिर 9 राजाओं को, एंड फिर से नेक्स्ट आगे 9 राजाओं को क्या कर दिए, हरा दिए। नेक्स्ट है दक्षिण भारत अभियान। जब उत्तर में हो गया तो उसके बाद आते हैं वो दक्षिण में, ठीक है। तो उत्तर में अपनी शक्ति को मजबूत करने के बाद समुद्रगुप्त ने अपना ध्यान दक्षिण की ओर लगाया। एक अभियान शुरू किया और उसकी सेना ने लगभग 3000 मील की यात्रा की। कितने मील की, 3000 मील की यात्रा की। उसने दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराया, लेकिन उससे इसे वापस कर दिया। ये राजा उनके जाल में फंस गए, तो फिर उनको वापस कर दिया, ठीक है। दक्षिण भारत में तो इन्होंने 12 राज्यों को हरा दिया, 12 राज्यों मतलब 12 राजाओं को हरा दिए, लेकिन उन्हें फिर बाद में वापस भी कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, वन एवं जनजातीय क्षेत्रों में अभियान। इन्होंने वन और जनजातीय क्षेत्रों तक को नहीं छोड़ा। देखिए, उत्तर और दक्षिण राज्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद समुद्रगुप्त आदिवासी और वन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ गए और इस पर विजय प्राप्त किए। नेक्स्ट है आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि इसके पहले भी देखे थे हम लोग। इसके अलावा समुद्रगुप्त के प्रशासन ने व्यापार, कृषि और कला को बढ़ावा देकर आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा दिया। इनके मन में ये विचार आया कि हमारा देश, जो हमारा शासन है, जो गुप्त वंश है, इस आर्थिक समृद्धि कैसे बन सके, पैसों के मामले में आगे कैसे बढ़ सके। तो इनके लिए इनके मन में आया व्यापार को आगे बढ़ाना, कृषि को आगे बढ़ाना, कलाओं को आगे बढ़ाना, ठीक है। इन्हीं वजह से हमारा आर्थिक समृद्धि आगे बढ़ सकता है। तो इन्होंने भी ऐसा ही कार्य किया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। दोस्तों, वीडियो को कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।